हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 8 ध्यान दो। जैसा कि हम लोग पिछले दिनों चैप्टर नंबर 18 पढ़े थे, नेचुरल रिसोर्स लैंड एंड ट्रायल, जिसमें हम लोग कंटेंट को सेल्फ से हम लोग स्टडी करके ना फाइंड आउट करने का प्रयास किया था। जैसा मैंने तुम लोगों को कन्विंस किया था, उसमें बहुत सारे अच्छे बच्चे जो हैं अच्छा परफॉर्म भी किए थे। तो उसी के बेस पर मैं एक तुम्हारा ये वीडियो लेक्चर में तुम लोगों को भेज रहा हूँ। आप समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे चैप्टर है भी काफ़ी इजी, है ना, और ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी भी। देखो, इसमें जो पहला पैराग्राफ में भी तुम्हारा बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो क्लास 6 से ही तुम लगातार पढ़ते चले आ रहे हो। अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एट एज इट प्रोवाइड्स सुटेबल कंडीशन फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल इन द फॉर्म ऑफ द लैंड, वाटर, सॉइल एंड एयर, है ना। तो ये एक तरीके का बायोम्स, मतलब जैव मंडल हमारा एक तरीके का हुआ अर्थ ही, जहाँ पर लैंड उपलब्ध है, वाटर उपलब्ध है, सॉइल उपलब्ध है एंड एयर मिलता है, जो दे रहा है कि ऑल सच रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ये धरती पर टिके रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इनफ है, इसके बिना काम हमारा नहीं चल सकता है। लैंड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पीपल परफॉर्म देयर ऑल एक्टिविटी ऑन लैंड, जैसे कंस्ट्रक्शन करना, अपने हाउसेज को कंस्ट्रक्ट करना, रोड बनाना। Soil is important terms in the growing crops and the without water there is no questions of the life for earth and without air सवाल ही नहीं पैदा उठता है। सॉइल जैसे कल्टिवेशनल वर्क के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो यहाँ पर अर्थ के पास में उपलब्ध है। इसके बाद में वाटर के लिए कह रहा है कि अगर पानी ना हो तो ज़िंदगी का कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता है, और हवा ना हो तो ये भी लगता है कि टफ ही होगा आपके लिए। बिना हवा का और बिना पानी का और बिना प्लांट और जो हमारे एनिमल है उसके बिना काम ही चल पाना पॉसिबल नहीं है। तो एनिमल को सर्वाइव करने के लिए हम लोग भी एनिमल ही हैं, है ना। ये सारी चीज़ें का होना इम्पॉर्टेंट है। और दे रहा है ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। इसको हम लोग ना पर्यावरण के संसाधन के तौर पर देखते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा कह रहा है लैंड रिसोर्स के बारे में। लैंड रिसोर्स तुमको पता होना चाहिए, जो ये लिथोस्फेरिकल जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, लैंड इज कंसिडर्ड एज द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वी परफॉर्म और ऑल इकोनॉमिकल एक्टिविटी। जैसे वही चीज़ों की फिर पुनरावृत्ति इसमें हो रही है, और इसमें दे रहा है कि लैंड एरिया कवर्स ओनली अबाउट 29%। तुमको पता होना चाहिए कि 71% वाटर है पूरे वर्ल्ड के, कंटिनेंटल पूरे वर्ल्ड स्टडी करोगे तुम लोग तो देखोगे कि मात्र लिथोस्फेरिकल पार्ट हमारा 29% है और 71% तुम्हारा वाटर है ना। और इसमें दे रहा है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 30% पार्ट ऑफ द लैंड। तो मतलब 29% का जो 30% है उसमें 90% लोग रहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लैंड जो रिसोर्स हमारा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा अनइवन है ना। तो उसके अनइवन होने के कौन कौन से कारण हमारे हो सकते हैं। जैसे पहला कारण इसमें क्लाइमेट की चर्चा कर रहा है। तो क्लाइमेट तो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप वहीं पर रहना पसंद करोगे जहाँ पर कम से कम 3 प्रकार का मौसम तुमको देखने को मिले, है ना। ये सर्दी, बरसात, है ना, और गर्मी जो हमारे यहाँ उपलब्ध होती है। और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में तुम देखोगे, या नॉर्दर्न नहीं पूरे वर्ल्ड फिगर में तुम देखो कि जिस ये लैटिट्यूडनल एरियाज़ में हम लोग रहते हैं उसके लैटिट्यूडनल के पैरेलल में देखोगे तो पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में जहाँ तुम जाओगे सबसे ज़्यादा हाईली डेंसिटी तुमको देखने को मिलेगी। तो दे रहा है कि क्लाइमेट आर डेंसली पॉपुलेटेड वेयर हॉट डेजर्ट्स लाइक सहारा, कलहारी एंड कोल्ड डेजर्ट लाइक अंटार्कटिका और हमारे यहाँ ये लद्दाख वगैरह, वहाँ पर काफ़ी रेयर पॉपुलेशन देखने को मिलता है। चूँकि जहाँ पर डेजर्ट होगा वहाँ लाइफ को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि तुम्हारा प्लांट की अवेबिलिटी काफ़ी कम होगी। कोल्ड जहाँ होगा वहाँ पर क्लाइमेटिकली रहना भी बड़ा पॉसिबल नहीं है, और बर्फ़ में तुम्हारा घास नहीं पैदा होंगे, फिर आपको खाने पीने की चीज़ों की काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है ये टेरेन के और रिलीफ का जो ये हमारा भूभाग होता है, इसको हिंदी में हम लोग भूभाग कहते हैं। और उस एरिया में जहाँ पर तो देखो प्लेन्स इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब फेवरेबल कंडीशन हमारा होता है पॉपुलेशन को वहाँ पर ठहरने के लिए। तो इसमें भी दे रहा है कि दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड एज दे प्रोवाइड फेवरेट कंडीशन ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन etc। आप मैदानी क्षेत्रों में हम सब क्यों रहना पसंद करते हैं। पूरे भारत के जो पॉपुलेशन एनालिसिस करोगे तो जितने भी साउथ इंडिया यानी कि पहाड़ी और पठारी रीजन है
वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी रेयर है बाबू, है ना। या नॉर्थ ईस्ट में तो और भी कम है। 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे जो लेस डेंसिटी वाला स्टेट रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख तुम्हारे सामने है। वहाँ पर केवल पत्रकारें लोग जा सकते हैं और आर्मी के लोग जा सकते हैं, या वहाँ के जो 2-4-10-15 लोग हैं। वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, मात्र 2001 की जनगणना के हिसाब से 13% पर किलोमीटर स्क्वायर सबसे लेस डेंसिटी था हमारा अरुणाचल प्रदेश का। 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़े एरिया में मात्र 13 लोग रहते थे, जो 2011 में बढ़कर के 78 हुए हैं। जबकि सबसे हाईली डेंस पॉपुलेटेड स्टेट हमारा बिहार है, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 1102% पर किलोमीटर स्क्वायर भारत में सबसे ज़्यादा है। तो ये मैदानी क्षेत्रों में इसके सबसे बड़ा कारण हमारा यही होता है कि क्रॉप को ग्रो करने में मदद मिलती है। किसी प्रकार के बिल्डिंग्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट करना हो, एंड डेवलपमेंट वर्क करना हो, या ट्रांसपोर्टेशन विकसित करनी हो, इसके लिए काफ़ी ये फेवरेबल जगह हमारा होता है। चाहे रोडवेज डेवलप करना हो, रेलवेज डेवलप करना हो, एरोड्रम विकसित करनी हो, है ना, या मैदानी ये जल क्षेत्रों में नेविगेशन से, यानी कि तुम्हारा इनलैंड वाटरवेज रूट वगैरह, गंगा उंगा में भी हमारा इसकी संभावना है, ब्रह्मपुत्र वगैरह में जो बड़ी नदियां हैं उसमें दिखाई देती है। तो ये सच डेवलपमेंट आर restricted to the hilly area of the mountains areas and due to their uneven terrain and so a spare population is found in this area। वही जो मैंने जिक्र किया। नेक्स्ट है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा वाटर सप्लाई। मैदानी क्षेत्रों में तुम देखोगे ना कि वाटर का लेवल काफ़ी ढंग का रहता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में इसका कमी दिखती है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर बिहार और झारखंड में तुम कंपेरिजन कर सकते हो। हालांकि पटना में पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ भी तुमको वाटर की जो लेयर है भाग रहा है, चूँकि वाटर रिचार्ज ढंग से नहीं हमारे हो रहे हैं। लेकिन इसकी स्थिति रांची से बेहतर है। रांची में मैंने देखा है, वहाँ गर्मी के दिनों में हाईली सोसाइटी जो है ना, वहाँ वो पानी के लिए स्ट्रगल करती रहती है हमारी। तो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा वाटर सप्लाई, और ये चीज़ें जहाँ उपलब्ध रहती है, वाटर आसानी से उपलब्ध हमारा होता है, वो वहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी तुमको देखने को ज़्यादा मिलती है। और इसके कारण के तौर पर तुमको बता भी रहा कि देयर फॉर द डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड अलोंग द रिवर वैलीज। आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते होंगे। तो पानी के कारण हमारा इरिगेशनल फैसिलिटी करना हो, या माइल्ड वाटर आसानी से उपलब्ध हमारी होती है, तो ड्रिंकेबल वाटर में भी तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और ये जो ऐसी इस प्रकार की जो नदियाँ हमारी होती है, जो ह्यूमस और तमाम प्रकार के पेशर्स को कवर करके नई हमारी उपजाऊ फर्टाइल मिट्टी बनाती है, वो आगे तुम्हारे लाइफ सर्वाइविंग में बड़ा मदद करता है, चूँकि ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स के लिए काफ़ी अनुकूल माहौल हमारा होता है। नेक्स्ट उसी की चर्चा कर रहा है सॉइल का। फूड इज़ द प्राइम नेसेसिटी ऑफ द मैन एंड द फूड डायरेक्टली और द इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल, वहीं से प्राप्त हम लोग करते हैं। डेंस पॉपुलेशन लाइक चाइना, इंडिया, यूरोप, है ना, फर्टाइल एलुवियल सॉइल इज़ फाउंड। जहाँ पर डेंसिटी तुमको चाइना हो या भारत हो या किसी ऐसे यूरोपियन स्टेट जहाँ पर डेंसिटी तुमको ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ पर उसका सबसे बड़ा कारण है फर्टिलिटी होना। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स, है ना। चूँकि आज का बदलते दौर में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए हमें तमाम प्रकार के मिनरल्स रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो कोल हो, चाहे वो हमारा प्लेटिनम हो, चाहे हमारा गोल्ड हो, आयरन हो, कॉपर हो, जिंक हो, कुछ भी, है ना। चूँकि हम आज भौतिकवादी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें सुख सुविधा के सामान को हमारी ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर मिनरल्स हमारे अवेलेबल होंगे, वहाँ पर डेंसिटी एब्वियसली ज़्यादा होगा हमारा। और भारत में झारखंड, राजस्थान, इवन पेट्रोलियम वगैरह के लिए हमारा असम, मुंबई वगैरह के क्षेत्र काफ़ी रिच माने जाते हैं। और नदर्न इंडिया में तुम देखोगे कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा तुमको देखने को मिलती है। वही नेक्स्ट स्टेज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में भी बहुत बड़ा ज़रूरी है। आपको अच्छा कम्युनिकेशन का मीडिया चाहिए, टीवी कनेक्शन आपको अच्छा चाहिए, आपको इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बेस पर हमारा कोई भी ऐसा चीज़ चाहिए जिसमें तुम्हारा लाइफ काफ़ी आसान हो जाए। तो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जहाँ पर होती है वहाँ पर डेंसिटी, और तुम देख सकते हो इसका एग्जांपल के तौर पर कि जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह है, क्या है, आप कंप्यूटर, आईटी सॉफ्टवेयर, मेडिकल, तमाम प्रकार की चीज़ें आसानी से उपलब्ध रहती है। नतीजा ये होता है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि पैसा अर्न करे तो अच्छा जीवन जिए, तो वैसे जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है। इसके बाद में लैंड यूजेज पैटर्न के बारे में दे रहा है, जो लैंड यूटिलिटी के तौर पर दिखाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें उसकी क्लासिफिकेशन प्राइवेट लैंड के तौर पर है। जो निजी हाथों में जिनके पर्सनल प्रॉपर्टी हमारी होती है उसको प्राइवेट लैंड हम लोग कहते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड हो सकते हैं, कैटल फार्म हमारे हो सकते हैं, इवन रेसिडेंशियल एरियाज़ हमारे हो सकते हैं।
और कम्युनिटी लैंड हमारा ये होता है जो कॉमन यूजेस के लिए होता है, जैसे लाइक ऑफ द कलेक्शन ऑफ द पाउडर फ्रूट्स नट्स एंड द मेडिसिनल हर्ब्स, दे आर आल्सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये हमारा नेशनलाइज फैक्टर हमारा इसमें देखने को मिलता है। और ये तुम वन क्षेत्र इसको शामिल कर सकते हो, वन क्षेत्र वगैरह जो हमारे हैं। और इसका प्रॉपर डिवीजन का हमारा कंसेप्ट, लैंड यूज ऑफ द सिलेक्टेड कंट्रीज़ में कैसे हमारा यूज होता है, क्रॉपलैंड कितना % है ना, पेशस कितने हैं, फॉरेस्ट रीजन कितना है, और अदर यूजेज हमारे कितने होते हैं। उसमें तुम इंडिया को देखोगे, क्रॉपलैंड 57 है ना % है, 4% हमारा पेस्चर है, 22% फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट इंप्रूव किया, ये बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है। फॉरेस्ट रीजन आइडियल हमारा 33% होना चाहिए, और 17% हम अदर यूजेस के लिए देखते हैं। तो पूरी वर्ल्ड की इस कंपेरिजन में तुम देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट तुम्हारा भारत के लैंड पैटर्न के बारे में चर्चा किया है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले दिन जब तुम लोग क्लास में पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ स्टूडेंट ने पूछा था, उस पर मैंने जिक्र भी किया था, जिसमें फॉरेस्ट रीजन इतना है, बैरन लैंड जो कभी वहाँ पर खेती नहीं हुई है, जिसको हम लोग वर्जिन लैंड भी कहते हैं, अनफर्टाइल नहीं रहता है लेकिन वहाँ पर कल्टीवेशन कभी नहीं हो पाया है, उसको हम लोग ना वर्जिन एंड बैरन लैंड कहते हैं। एरिया अंडर नन एग्रीकल्चरल यूजेस 7.92, परमानेंट पेस्चर एंड द ग्रेजिंग लैंड, घास चरागाह वगैरह चरने के लिए 3.45 है। एरिया अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड द क्रॉप्स 1.10, कल्टिवेशनल वेस्ट लैंड जहाँ पर खेती के अनुकूल माहौल हमारे नहीं मिलते 4.41%, फॉलोज अदर एंड करेंट फ्लोज 4.41%, करेंट फ्लोज 7.03 एंड नेट्स ऑन एरियाज 43.41%, है ना। ऐसे ये तुम्हारा दिखा रहा है। नेक्स्ट तुम्हारा इसी पर कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, जिसमें कह रहा है कि प्लांटिंग ऑफ द शेल्टर बेल्ट। तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट और प्लांटेशन जहाँ पर हमारा होता है वहाँ पर हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। उसको प्रभावित करने के बहुत सारे कारण हैं, खास करके ह्यूमन एक्टिविटी ही तुमको दिखाई दे रहा है। सम ह्यूमन एक्टिविटी सच एज द डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को अच्छे बड़े स्तर पर काटना, ओवर ग्रेजिंग है ना, बहुत ज़्यादा चरागाह का यूज़ करना, चरना, क्योंकि ग्रास रूट्स जो होता है ना, घास जो ग्रास का रूट होता है हमारा, वो अर्थ के जो सॉइल को पकड़ के रखता है। और वहाँ पर जब बारिश के मौसम आते हैं इस तरीके के, तो वहाँ मिट्टी कटती नहीं है, हमारी सॉइल हमारी कटती नहीं है। इसके बाद में माइनिंग तो सबसे बेतहासा, कोल वल या जो भी कुछ हम अंदर से निकालते हैं तो उसका एक प्रॉपर हमारा ये उसके कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है कि वो माइनिंग करने के बाद में जो डिग्रेडेशंस हुआ है हमारे लैंड में, उसको प्रॉपर हमारा भरना चाहिए, लेकिन वो लोग करते नहीं हैं। क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड प्लानिंग वी कैन ओवरकम द प्रॉब्लम लैंड डिग्रेडेशन, जिसकी मैंने चर्चा किया था। अ फ्यू लैंड डिग्रेडेशन आज फॉलो, जहाँ पर प्लांटिंग, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, हमें चरागाह क्षेत्रों पर ओवर ग्रेजिंग से बचना चाहिए, वहाँ पर ग्रास को रहने देना चाहिए। इसको अगर हम कंट्रोल करें तो लैंड रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं। एस्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड डन्स एंड चेकिंग द फ्यूचर फर्दर स्प्रेड ऑफ द डेजर्ट बाय द ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस, जो ये क्या कहते हैं, रेगिस्तान वगैरह में जो डून्स वगैरह हमारे बन जाते हैं, उसका स्टेबलाइजेशन की बात चर्चा कर रहा है। और हमें उसके डेजर्ट रीजन को ना स्प्रेड होने का एनालिसिस करके थ्रॉनी बुशेस, मतलब छोटे छोटे जो हम प्लांट व कैक्टस वगैरह लगा सकते हैं, उसको हम लगाएं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंडेज, वेस्ट जो हमारे लैंड है उसका हमारा एक सर्वे होना चाहिए, और उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम कल्टिवेशनल फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेसिडेंसीज डेवलप कर सकते हैं, उसका यूज़ भी हम कर लें तो हम लैंड मिनिमाइजेशन को रोक सकते हैं। कंट्रोल ऑन द माइनिंग एक्टिविटी, हालांकि देखो माइनिंग एक्टिविटी को रोक नहीं हम सकते हैं, क्योंकि आज हमारी ज़रूरतें हैं, कोल की रिक्वायरमेंट है, टंगस्टन की रिक्वायरमेंट है, जिंक की, कॉपर की, आयरन की, सभी प्रकार की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक प्रॉपर वे में हम इसकी माइनिंग करके ना इस चीज़ों को ना हम कंट्रोल कर सकते हैं और लैंड डिग्रेडेशन से हम बच सकते हैं। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंसेस इन द वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट, इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और तुम गैसियस वेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हो। क्योंकि देखो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो वर्क होते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में ठीक है, रोज़ी रोज़गार का साधन है, फिजिकली चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, कार हो, गाड़ी हो, बाइक हो,
तमाम प्रकार के। लेकिन इसका लाभ तो है, लेकिन हम कम से कम ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली काम करें। अब वो जो कंपनी में बड़े स्तर पर जो हमारा सॉलिड कुछ कचरा आ रहा है उसका वेस्ट मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए, है ना। बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल भारत सरकार जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत में पटना में भी गली में गाड़ियाँ घूमती है कचड़े उठाने के लिए, है ना। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना। तो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ही एक हमारा हिस्सा है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में है क्या कि आप डायरेक्ट नदियों को प्रदूषित ना करें। अब आप नदियों का पानी लेते हो बड़े मशीनों को चलाने के लिए, और वो गंदे और वेस्ट वाटर को ना आप डायरेक्ट उसमें डाल देते, नहीं, उसको ट्रीट करके डालें। और कोई ऐसे मतलब जो पॉइजनस गैसेस हमारा लीक ना हो उसका भी ध्यान, चूँकि वो मानव जनजीवन पर बहुत गलत असर डालता है। अब चिमनी से काले धुएँ निकल रहे हैं तो इन्वायरमेंट को ही तो पॉल्यूट करेगा। गाड़ियाँ भी है, अब भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर BS4 BS5 की अभी तक गाड़ियाँ चल रही है, जो कि सबसे लेटेस्ट मॉडल तुम्हारा BS6 रन कर रहा है, जिसमें लेस मतलब पॉल्यूशन का फैक्ट है, फ्यूल इफिशियंसी उसमें ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों के इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के इन चीज़ों को हम मैनेज करके ना लैंड डिग्रेडेशन और से हम बच सकते हैं और लैंड को हम लोग रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंजर्विंग द सॉइल एंड द फॉरेस्ट बाय द अडॉप्टिंग द साइंटिफिकल टेक्नोलॉजी। तो है ही साइंटिफिकल अप्रोच के साथ में, चाहे हम वानिकी कृषि करें, हम क्रॉप साइक्लिंग करें, हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंसी कम करें, हम मैन्योर को प्रमोट करें, हम ह्यूमस को प्रमोट करें, हम जितने भी इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजिकल बेस हमारी एग्रीकल्चरल वर्क है उसको अडॉप्ट करके हम ना लैंड डिग्रेडेशन फैक्टर को कम कर सकते हैं और भूमि संसाधन को हम लोग बचा सकते हैं। तो तुम्हारे इस वीडियो लेक्चर में मैंने लैंड को ही शामिल किया है। ये तुम्हारा सॉइल रिसोर्स जो है ना, इस पर एक वीडियो लेक्चर तुम्हारा अलग से मैं तुमको दूंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने जब हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे थे, सेल्फ से समझने का प्रयास कर रहे थे, तो मैंने तुमको बताया था कि जो लैंड रिसोर्स तुम्हारा लिथोस्फेरिकल पूरे पार्ट का हमारा जिक्र हो गया, और सॉइल हमारा केवल ऊपर का 25 से 30-35 सेंटीमीटर का ही एरिया हमारा होता है, जो केवल और केवल हमारा कल्टिवेशनल वर्क के लिए यूज़ होता है। उसकी फर्टिलिटी से हमें संबंध है, लाइफ को सर्वाइव करने वो हमारा मदद करता है। तो इसी का एक हमारा सब पार्ट हुआ लैंड रिसोर्स में ही तुम्हारा एक सॉइल टाइप एनालिसिस हम लोग अलग से करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हमें भेजने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा तुम देखो इसमें लैंड पॉल्यूशन का भी तुम्हारा जिक्र कर रहा है कि जो मिनिमाइजेशन में पॉल्यूशन कौन कौन से फैक्टर हमारे हैं, जिसमें एक बच्चा ने पूछा भी था। तो वही सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का ना होना, अंडरग्राउंड कैन यूज लैंड पॉल्यूशन, है ना। अर्बनाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द रूरल लैंड्स इनटू अर्बन एरियाज। ये अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है। शहरीकरण में बहुत सारी चीज़ें हैं, कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, इससे वाटर टैप हमारा ख़राब हो रहा है। जो बड़े एरिया जो कल्टिवेशनल फील्ड हुआ करते थे वो रेसिडेंसीज में कन्वर्ट कर रही है, और रेसिडेंसीज एरियाज जो थे वो इंडस्ट्रियल एरियाज में कन्वर्ट कर रहे हैं। पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है। अब इस सब का मामला भी हाल ही फिलहाल कुछ दिन पहले बंगाल में तुम्हारा नंदीग्राम और सिंगूर में है। जैसे बिहार है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ अगर प्रमोट करना चाहते हो तो जो उपजाऊ भूमि है वहाँ आप क्यों आयरन इंडस्ट्री बैठा रहे हैं, हेवी आयरन इंडस्ट्रीज। तो आप वहाँ पर बड़े इंडस्ट्री को बैठाओगे तो मान लो कि अगर वो 40 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ कोई भी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही अगर मान लो कि है हमारी, तो वहाँ पर अगर आपने फाउंडेशन जनरेट किया, रोडवेज बनाया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किए, तो आपने 40 एकड़ ज़मीन को तो अनुपजाऊ बना दिया। आप जनसंख्या का दबाव तुम देख रहे हो ना, 33 करोड़ वाला देश 1947 में जो 33 करोड़ का देश था, आज 140 करोड़ का देश बन चुका है। तो हमारे यहाँ लैंड प्रॉपर्टी तो लगातार कमते जा रही है। भारत का 1947 में डिवीज़न भी हुआ, पाकिस्तान उधर चला गया, भारत इधर रह गया। इसके बाद में फिर 71 में बांग्लादेश का डिवीज़न हुआ, उधर तुम्हारा पाकिस्तान के तुम्हारा लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर का जो चाहिए कश्मीर है उसको कहता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की हमारा है। इधर तुम्हारा स्काई चीन और तमाम ऐसे जो क्षेत्र अरुणाचल और सिक्किम कहता है कि चाइना हमारा है। बांग्लादेश के घुसपैठी लोग हमारे देश में अंदर, 3 तरफ से तुम्हारा समुद्र है वो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। आइलैंड्स हमारे समाप्त कुछ दिन में हो जाएंगे और पॉपुलेशन की डेंसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो हम तो लैंड मिनिमाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ना। अगर हम लैंड पॉल्यूशन को न रोक पाए तो आने वाले दौर में ये लैंड डिग्रेडेशन और जो लैंड पॉल्यूशन हमारा है ना, एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। और कहीं ना कहीं आज हम महामारी के चपेट में है ना, अगले आने वाले समय में हमें मतलब फेमिन यानी कि अकाल का सामना करना पड़ेगा, जिसको हम लोग फूड शॉर्टेज कहते हैं। तो अगर हमें अपनी सिविलाइजेशन को बचानी है
तो सबसे पहले हमें प्राकृतिक संसाधनों को ना कंजर्व करना चाहिए, और इसलिए मैं हमेशा कंजर्वेशनल वर्क जो है ना बच्चों से करवाता हूँ, और यहाँ भी मैं करवाऊँगा तुम लोग से कंजर्वेशनल वर्क पर मैं काम करवाऊँगा, क्योंकि हर एक बच्चों में इनोवेटिव आइडिया होता है। और तुम्हारे बुक के पॉइंट्स के अलावा कुछ ऐसे और भी चीज़ें तुम बता सकते हो तो बताओ। कुछ स्लोगन्स बना सकते हो, जैसे पिछले दिन हम लोगों ने एक मानव श्रृंखला बनाई थी बिहार सरकार के कैंपेन में जाकर के, जल जीवन हरियाली है ना, तभी हमें खुशहाली है, जल जीवन बचाना है, हरियाली जल जीवन हरियाली को लाना है, जीवन हमें बचाना है ना। इस तरीके के स्लोगन्स पर हम लोग काम करते थे, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज भी हमारा देता है। इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड रिगार्डेड ऑफ द टू मेन कॉजेज ऑफ द लैंड पोल्यूशन, मेन से मेजर तौर पर दे रहा है। इसके बाद में लैंड पोल्यूशन का एक और भी हमारा फैक्टर है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, जिससे हमारी अर्थ की उर्वरा शक्ति जो है ना वो कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है, तो इन तमाम प्रकार के हम मिसयूजेस से बच सकते हैं। हम लैंड डिग्रेडेशंस को हम लोग मिनिमाइज़ करके हम लैंड मिनिमाइजेशन फैक्टर को ना कम कर सकते हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए लैंड रिसोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जैसा कि तुम इसके प्रारंभ में तो हम सब लोग देख चुके हैं, और हमें एनी हाउ इसके कंजर्वेशन पर विचार करना चाहिए। और ये केवल किताबों में पढ़ने से और कहने से नहीं होगा, हमें इनिशिएटिव लेना होगा। इसका एक सबसे बड़ा चीज़ है, हमें प्लांट लगाना होगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस था, प्लांट लगाइए, हरियाली लाइए, हवा को शुद्ध कीजिए, वाटर को हार्वेस्ट करें। इस जल जीवन हरियाली मिशन में यही प्रयास किया गया है कि जल से जीवन है, जल से हरियाली है, हरियाली से पर्यावरण हमारा संतुलित होगा। और इसमें वन क्षेत्र जो तुम्हारा दिखा रहा है 22.57, ये स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, ये 16.6 के आसपास में आ चुका था। लेकिन सरकार और जो तमाम प्रकार की जो पॉल्यूशन और जो गतिविधियां हमारी होते, इसमें सभी लोगों ने सबक सीखा है, और सभी जगहों पर सब सरकारें वन क्षेत्र को विकसित करने में लगी हुई है। नतीजा ये हुआ कि आज देख करके ये फिगर काफ़ी अच्छा लगता है कि भारत में 22.579 नियर अबाउट 23%, यानी कि 17% से 23%, हमने 6% की छलांग लगाई है। हमें और अभी भी यहाँ से कम 11% और अभी वन क्षेत्र को विकसित करना होगा, प्लांट को हमें लगानी होगी। और एक अर्बन जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हमारा होता है वो प्रॉपर और प्लांट वे में होना चाहिए। हमें वेस्ट लैंड का प्रॉपर यूटिलिटी आना चाहिए, है ना। इस तमाम प्रकार की गतिविधियाँ हैं जिससे हम लैंड मिनिमाइजेशन को कम कर सकते हैं, और हम लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो क्लिप में, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और जब हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे तो सॉइल रिसोर्सेज पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक इसको आप गौर से देखिए, ऑब्जर्व करें, लर्न करने का प्रयास करिए। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है देन ऑब्वियसली यू कैन आस्क विथ मी, ठीक है, टॉक विथ मी। चलो मिलते हैं क्लास में, ओके।